ये है ये है ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, जोधपुर जोधपुर जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के तू नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं अभिनय जरूर करते हैं। हर व्यक्ति कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरह अभिनय करता है। आप कहेंगे कैसे? हम में से कई लोग तो अभिनय की ABCD भी नहीं जानते। थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे करते हैं। अगर हम स्कूल की तरफ फ्लैशबैक में जाएं तो हम स्कूल में कई बार दोस्तों में, टीचर्स में, घर पे कहीं ना कहीं बहाना करते हैं। और जब बहाना करते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि चेहरे पर अभिनय आए। अगर हम कहीं अपने घर के मंगल उत्सव में नृत्य करते हैं या कोई प्रेजेंटेशन करते हैं तो अपने चेहरे के अलग अलग एक्सप्रेशन बनाते हैं और शायद वो अभिनय है। लेकिन अभिनय इसे शायद नहीं कह सकते। अभिनय एक साधना है और जो साधक हैं वो इसे इस तरह से साध लेते हैं कि किसी भी किरदार में उतरकर वो उसे जीने लगते हैं, अपने व्यक्ति को नहीं जीते। आज हमारे साथ एक ऐसे ही साधक हैं, एक ऐसे ही अभिनय की साधना करने वाले इंसान हैं जो पिछले 2.5 दशकों में बहुत सारे नाटकों में अभिनय कर चुके हैं। अगर हम ये कहें, अगर गिनती करें तो शायद 30 से ज़्यादा नाटकों में अभिनय कर चुके हैं और उसके लगभग 75 से ज़्यादा शो कर चुके हैं। और उसके साथ साथ अपनी बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ में अपनी आवाज़ का करिश्मा दिखा चुके हैं। और साथ ही वो एक गवर्नमेंट सीनियर स्कूल के प्रिंसिपल हैं और प्रिंसिपल होने के साथ साथ वो डाउन टू अर्थ हैं। यानी एक प्रिंसिपल के कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन बावजूद उसके भी वो अपने हाथ से और अपने काम को छोटा नहीं मानते हुए खुद करने का प्रयास करते हैं। ऐसे अभिनेता, नेक दिल इंसान और ज़मीन से जुड़े इंसान आज हमारी राइजिंग सिटी के मेहमान हैं और आज हमारे राइजिंग स्टार हैं। मजाहिर सुल्तान ज़ई। ज़ई साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर जहाँ तक हमने अध्ययन किया है, मजाहिर का मतलब व्यक्त, यानी वो स्थान जहाँ व्यक्ति जहाँ से ताल्लुक़ रखता है या व्यक्ति जहाँ अभिव्यक्ति करता है, अभिव्यक्ति करता है। और सुल्तान तो सभी जानते हैं कि किसी सल्तनत का मालिक हो सुल्तान। बहरहाल ये मैंने अपने नॉलेज से बताया। आप क्या कहना चाहेंगे मजाहिर सुल्तान ज़ई का मतलब? बिल्कुल स्पष्ट आपने कर दिया है और काफ़ी हद तक कर दिया है सही। जाहिर का मतलब प्रकट करने वाला, और मजाहिर उसमें मीम और जुड़ जाता है तो प्रकट करने वाला एक फिनोमिना, एक प्रोसीजर जी, उस प्रोसीजर से बना है मजाहिर जी। और जी। सुल्तान उस चीज़ का शहंशाह, बादशाह। जी। ज़ई सरनेम है जो जी। हमारे यूसुफ ज़ई पठान से ताल्लुक़ रखता है। जी तो जी। इन्हीं 3 नाम को मिलाकर हमारा यूनिक नाम हमारे माता पिता ने रखा है, मजाहिर सुल्तान ज़ई। वाह, बहुत बढ़िया नाम है। और वाकई उसमें ये कहें कि आप जिस तरह के बेहतरीन अभिनेता हैं तो आपके नाम में भी वो रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है। ज़ई साहब, चूँकि
आपके अभिनय यात्रा की तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन कोई भी अभिनेता जब नाटकों में अभिनय करता है या किसी किरदार को निभाता है तो हर नाटक का उस किरदार की अपनी एक डिमांड होती है, एक क्राफ्ट होता है। वो तो आप जानते हैं कि डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले किरदार की हम बात करें कि प्रत्येक नाटक एक स्टोरी लाइन पर आधारित होता है। उस स्टोरी लाइन में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, किरदार हैं, उस किरदार में जो हमें किरदार निभाना होता है उसको समझना ज़रूरी होता है। सबसे पहले अगर वो किरदार हमारे समझ में आ जाए तो फिर हम उसको अच्छी तरह से निभाने का प्रयास कर सकते हैं। और किरदार, जैसा कि आपने शुरू में जब तारुफ करवाया, इंट्रोडक्शन दिया, उसमें वो सारी बातें शुरू की थी कि जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं, जब हम घर की लाइफ में होते हैं, तो हर जगह अभिनय ही है। जब माँ अपने बच्चे को डांटती है, असल में वो अभिनय ही है। बिल्कुल। जब कोई टीचर एक बच्चे को डांटता है, सीरियस हो जाता है, हंसता है, वो भी अभिनय है। बिल्कुल जी। बच्चा भी टीचर के सामने एक अलग रूप में होता है, माता पिता के सामने एक अलग रूप में होता है, अपने दोस्तों के सामने अलग रूप में होता है, वो भी अभिनय है। यही सब हर नाटक में एक किरदार की डिमांड होती है, और किरदार उस नाटक के अंदर क्या डिमांड करता है वो तो है ही, लेकिन अभिनेता उस किरदार को निभाते हुए उसके अंदर एक इमेज होती है, एक चैलेंज होता है कि वो अपने किरदार से किस तरह दर्शकों को प्रभावित करे या एंगेज रखें। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। अभिनेता का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो खुद को अलग रखे और उस किरदार की जो मांग है उसके अनुसार उस अभिनय में ढल जाए। जैसे कोई व्यक्ति एक पेंटर का कैरेक्टर कर रहा है या कोई भिखारी का कैरेक्टर कर रहा है, तो हर व्यक्ति तो भिखारी है नहीं, पेंटर है नहीं, लेकिन उसको समझना होगा कि पेंटर किस तरह से जीता है, उसका जीवन क्या है। बाप का कैरेक्टर है तो बाप किस प्रकार से बोलता है, किस प्रकार से बच्चों के साथ, दर्शकों को वही आभास होना चाहिए जो उस कैरेक्टर की। जैसा कि आपके बारे में मैंने बताया भी, और आपने शायद 30 से ज़्यादा ही किए होंगे, हो सकता है मैं गलत हूँ, और काफ़ी शो में आपने किया है, तो क्या एक चैलेंज रहा आपके इन नाटकों में अभिनय करते हुए? और पहला कौन सा नाटक था जब आपको ये लगा कि हाँ मैं इसमें अभिनय कर सकता हूँ, या आपको कॉल किया गया? बिल्कुल सही और बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने कि कॉल किया गया। ये बिल्कुल सही बात है कि नाटकों में मेरी रुचि शुरू से रही है, और जब मैंने पहला नाटक ऑन स्टेज किया तो वास्तव में मुझे कॉल ही किया गया था। इसकी यात्रा के बारे में मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि जब मेरी उम्र 10 साल की थी, उस वक्त में टेप रिकॉर्डर हमारे यहाँ नए नए आए थे। मैं बात कर रहा हूँ 1978 की, और बहुत बड़े रिच माना जाता था किसी के यहाँ टेप रिकॉर्डर होना। टेप रिकॉर्डर पहली बार आया और उसके अंदर जब आवाज़ रिकॉर्ड करने की बात आई तो हमारे लिए एक कौतूहल का विषय था। 10 साल के बच्चे थे कि किस प्रकार से रिकॉर्ड होता है। तो हमारे पिताजी ने उसमें एक डायलॉग बोल के और उसके अंदर रिकॉर्ड किया। यानी आपके पिताश्री भी इन चीज़ों से जुड़े हुए थे? वो नाटकों के दर्शक थे। ये हमें अपनी समझ आने के बाद पता चला। उन्होंने वो डायलॉग रिकॉर्ड किया है, ऐ शहबाज ज़माना तुमने इस नाचीज को पहचाना। क्या बात तो वो कैदी होता है, कैदी की भी उन्होंने, यानी 10 साल की उम्र में आपको वो डायलॉग भी याद है? तो तब से दिमाग में वो बात जम गई कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है और कितना इम्प्रेसिव है। और फिर वो चीज़ कहीं अपना बीजारोपण कर गई और धीरे धीरे आवाज़ से आपने अभिनय की शैली को पकड़ लिया। जी बिल्कुल, और वो भी पिताजी की। क्या बात। तो उसके बाद जब हमने क्लियोपेट्रा की स्क्रिप्ट पढ़ी तो पता लगा अच्छा तो क्लियोपेट्रा में ये डायलॉग था। सीधा क्लियोपेट्रा पहला नाटक हमने इफाकत किया, लेकिन मैं जब क्लियोपेट्रा की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तब मुझे फादर की वो लाइन याद आई और एकदम से वो रिकॉल हुआ।
और वहीं से हमें भी लगने लगा कि ये कुछ हमें भी करना चाहिए। तो चूंकि घर के पास ही टाउन हॉल था, वहाँ आना जाना रहता था, तो दर्शक तो हम नियमित रूप से रहे। तकरीबन 20 साल की उम्र से टाउन हॉल में नाटकों के दर्शक बन गए। और उसके बाद पहला जो नाटक किया वो था इफाकत, उर्दू नाटक था। क्योंकि हमने जब बातचीत हम करते हैं दोस्तों के साथ और डायरेक्टर्स के साथ, शब्बीर भाई जो प्ले कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि चूंकि ये उर्दू नाटक है और आप उर्दू से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसमें आप हमारी हेल्प कीजिए कि हम इन शब्दों को कैसे पढ़ें, इसका उच्चारण कैसे होगा। और मैं दर्शकों को बताना भूल गया था कि हमारे ज़ई साहब तो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सब भाषाओं पे इनका एक कमांड है, पारंगत है। जी शुक्रिया। जी। पढ़ते रहते हैं इसलिए पारंगत तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश करते हैं कि जिस किसी भी भाषा के साथ हम संवाद करें तो उसमें कम से कम शुद्धता रहे। जी। तो जब इफाकत की स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, उन्होंने मुझे शामिल किया और शामिल करने के साथ ही उन्होंने एक रोल भी दे दिया कि आपको ये कैरेक्टर करना है। जी। तो उस वक्त तो चूंकि हिम्मत नहीं थी, तो हमने कहा कि नहीं, अभी रहने दें, आप लोग पढ़े, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो उन्होंने हौसला बढ़ाया और कहा कि नहीं नहीं, ये आपको करना है। क्या बात है। तो उसके बाद फिर ऑन स्टेज आ गए और ये सिलसिला चलता रहा। आपके सिलसिले पे एक जोधपुर के बहुत ही बेहतरीन हमारे नाट्य निर्देशक हैं, जिन्होंने देश में भी कई शो किए हैं, SP रंगा साहब हमसे जुड़ गए हैं। रंगा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ज़ई साहब जो एक बेहतरीन अभिनेता हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? MS ज़ई, ये नाम जहन में आते ही एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा उभरता है जो जोधपुर रंगमंच पर पंचुअलिटी का दूसरा नाम है। बहुत कम लोग होते हैं जो कि इतने पंचुअल होते हैं। ज़ई ने मेरे साथ 15 से ज़्यादा नाटकों में काम किया है, लेकिन मैं अगर कितना भी जोर लगा के सोचूं तो एक आध इमरजेंसी की बात को छोड़ दूं तो ये व्यक्ति ड्यू टाइम से कभी भी लेट आया हो मुझे याद नहीं। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी खूबी है। दूसरी बात, इन्होंने ज़्यादातर मेरे साथ जो भी रोल किए हैं वो बड़े संजीदा हैं। विदुर का रोल, इडिपस के राहब का रोल, सफ़ेद खून का में किया गया इनका रोल। तो मुझे ऐसा लगा कि यार 1 मीटर में चलने वाला आदमी कॉमेडी कैसे कर पाएगा। मैंने विठल्ला में इन्हें चेले का रोल दिया जो एक कॉमिक टच की डिमांड करता था। कमाल काम किया इन्होंने उस चेले का, और मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि डियर डायरेक्टर, आप अपनी समझ पर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाइए। मिस्टर ज़ई एक वर्सेटाइल आदमी है, कुछ भी कर सकता है। एंड ही प्रूव्ड इट जब इन्होंने मेरा अगला नाटक दिल की दुकान में एक डॉक्टर का रोल किया। एक परफेक्ट कॉमेडी प्ले विथ एक कॉमेडी टच इन इट्स कैरेक्टर। बहुत खूबसूरती से इन्होंने उसे निभाया। अगर मैं अपने अमृता प्रीतम के नाटक का जिक्र नहीं करूंगा तो ज़ई को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। ये इस नाटक का एक सेंट्रल कैरेक्टर एलोंग विथ अमृता प्रीतम था, जिसमें बहुत सारे रंग थे। वो एक पेंटर था तो उसका काम ही रंग था, लेकिन इस कैरेक्टर के रंग भी उस पेंटिंग के रंग से भी ज़्यादा थे, और इन्होंने परफेक्टली उस रंगों का उपयोग करते हुए अपने उस एक्टिंग कैलिबर का लोहा मनवाया। कमाल का एक्टर, कमाल का एक्टर। मैं दूसरे व्यक्ति को इनकी जगह
अगर करना चाहूं दोबारा तो सोच नहीं सकता। बात आती है उच्चारण की। हिंदी उर्दू पर इनका कमांड, क्या इनके तलफ़ुज़ है। हम भी जब कई बार अटक जाते हैं तो इनसे पूछते हैं, और इनको छूट है कि अगर हमारे बोलते वक्त कोई उच्चारण दोष आ जाए तो उसे सही करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है, और ये करते हैं। अब आती है इनकी रंगमंचीय व्यक्तित्व से अलग बात। ये मल्टी फैसेट्स पर्सनैलिटी है। रंगमंच पर तो इनका रंग जमा है ही, लेकिन अपने सार्वजनिक जीवन में भी ये बहुत उम्दा व्यक्ति है। मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि एक अच्छा अभिनेता, एक संजीदा इंसान, हर काम को करने में तत्पर रहने वाला, एक बड़ा मुश्किल मिलने वाला व्यक्तित्व ये एम.एस. ज़ई है। तो ज़ई साहब, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, आपके प्रोफेशन में आप और अधिक ऊंचाइयां छुएं, ये हमारा आशीर्वाद है। साथ ही जोधपुर रंगमंच को ऊंचाई आप आने वाले वक्त में प्रदान करेंगे, ये हमारा आशीर्वाद। थैंक यू। थैंक यू सर। ज़ई साहब, फिर ये आपकी यात्रा आगे चलती रही, और एज एन एक्टर हर किरदार में उतरने का एक चैलेंज होता है। यानी अगर कोई बेहतरीन अभिनेता है तो वो निश्चित रूप से उसका एक होमवर्क करता है। तो आप की क्या रचना प्रक्रिया क्या रहती है उस कैरेक्टर में उतरने की? बिल्कुल, आपने क्लू हमें दे ही दिया है, होमवर्क। होमवर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं पेशे से टीचर भी हूँ, इसलिए बच्चों को होमवर्क देते ही हैं। तो हमारे लिए भी ये होमवर्क होता है। जब डायरेक्टर स्क्रिप्ट का चयन कर लेते हैं, चयन करने के बाद आर्टिस्ट को कलेक्ट करते हैं, और उनको लगता है कि फला इंसान इसमें कैरेक्टर में हमारा साथ दे सकता है। उसके बाद जब उसकी रीडिंग होती है तो डायरेक्टर होमवर्क देते हैं कि आपको इसे पढ़ के आना है, और स्क्रिप्ट आने के साथ ही फिर उसकी स्टोरी लाइन के अनुसार वो कैरेक्टर दिमाग में घूमना शुरू हो जाता है। कई बार तो अब जैसे मुगल काल के होते हैं, हमने एक प्ले किया था ताजमहल का टेंडर। तो ताजमहल का टेंडर, अब बादशाह को बैठना है तो कैसे बैठेगा बादशाह, नाम से जाहिर है कि उसमें कुछ नयापन था, प्रयोग था। एक बहुत ही अच्छा प्रयोग था। इसका निर्देशन भी शब्बीर साहब ने किया, और उसके बाद हमने डॉक्टर एस.पी. रंगा साहब के साथ बहुत काम किया जी। तो उठना, बैठना, चलना, हाथ कैसे रखेंगे, मोमेंट कैसे होगा, देखा कैसे जाएगा, ये सारी चीज़ें होमवर्क की हैं। जब ये कंप्लीट हो जाता है, स्पीच कैसी होगी, डायलॉग डिलीवरी कैसी होगी, आपस में एक दूसरे को एक्टर के साथ उसका रिलेशन कैसा होगा, ऑडियंस के साथ रिलेशन कैसा होगा। वो ज़ई साहब, इससे रिलेटेड एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे आपने अभी बताया कि पहले हम उस कैरेक्टर को लाइंस पढ़ते हैं और कैरेक्टर को उतारते हैं। कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो बहुत एस्टेब्लिश्ड हैं हमारे सोसाइटी में, जैसे मुग़ल बादशाह के या राजा के, या यूँ कहें कि जैसे बहुत सामान्य किरदार हैं, नाई है ना, और भी कोई वकील है। इस तरह के किरदार तो बहुत सामान्य हैं, हम उससे बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा कोई चैलेंज आपको लगा कि ये किरदार बहुत ज़्यादा इसकी स्टडी में नहीं है, या उसकी बहुत ज़्यादा खोज नहीं की हुई है, उसमें कैसे उतरते हैं? जैसे आपने क्लियोपेट्रा किया, इतना बड़ा जी। मैं अमृता प्रीतम प्ले की बात करता हूँ जी। डॉक्टर एस.पी. रंगा साहब के निर्देशन में जी। अमृता प्रीतम के जीवन पर आधारित। तो उसमें 3 मुख्य पात्र थे, एक अमृता प्रीतम, एक साहिर लुधियानवी और एक इमरोज।
जी। इमरोज का कैरेक्टर मैंने किया था। वाह, क्या बात। तो इमरोज बेसिकली पेंटर हैं। इमरोज का संबंध अमृता प्रीतम के साथ लॉन्ग लाइफ रहा, और जहाँ तक अमृता प्रीतम की मृत्यु होती है वहाँ तक इमरोज पेंटर का साथ रहा। तो इमरोज साहब को स्टडी करना, इमरोज साहब के फोटोग्राफ्स देखना, उनके कटआउट्स देखना, वो आज के पेंटर की तरह तो है नहीं। बिल्कुल, ये अनिवार्य हो गया उस कैरेक्टर में जाने के लिए। फिर इमरोज जी के हमने इंटरव्यूज भी देखे, कैसे वो बोलते हैं, कैसे उनका स्टाइल है, कैसे उनके हाथ के मूवमेंट्स होते हैं, जब पेंटिंग करते हैं तो मूवमेंट्स कैसे होते हैं, क्योंकि बेसिकली हम पेंटर नहीं होते। तो ये सब जो चीज़ है नाटक में, वो कैसे उनका हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज, ये सब उसमें आपको मिल गया या कहीं? बिल्कुल। और आपने कहीं उसका रिसर्च किया? ये पढ़ने से, उनको देखने से, उनके वीडियोस से, उनके कलेक्शन से ये सारी बातें पता लगी। और उसके बाद जब रिहर्सल्स होती हैं तो रिहर्सल में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। रिहर्सल तकरीबन भी एक प्ले की 15 दिन से 1 महीने तक, 15 से 30 दिन तक रिहर्सल होती है, तब कोई प्ले जाके स्टेज पर परफॉर्म करने लायक। नमस्ते जी। जी नमस्ते। आप इमरोज जी? जी इमरोज। आप? मैं अमृता प्रीतम। ओह अमृता जी, वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। आप खड़ी क्यों? तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। जी कैसे आ रहा मेरी कविताओं का नया संकलन है, इसका कवर पेज बनवाना है। वैसे मैं आपके नाम से, आपकी कविता, कहानी, लेखन, उपन्यास से खूब वाकिफ हूँ। किस मुल्क में कौन ऐसा होगा जो आपके साहित्य से परिचित न हो? अरे नहीं, आपने बहुत तारीफ कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लिखती पढ़ती रहती हूँ, उसी सिलसिले में आई हूँ। ये मेरी एक नई कृति है, संकलन है, इसका कवर पेज बनाना जी। इमरोज जी, मेरे दोस्त हैं देवेंद्र और सेठी, उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की। सेठी और देवेंद्र मेरे दोस्त है ना, झूठी तारीफ करना उनकी फितरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे आपने आने की क्यों जरूरत की? मैं खुद हाजिर हो जाता। बहरहाल कवर पेज बाद में, पहले आप ये बताएं आप क्या लेंगे, चाय या ठंडा? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। आप इसे जल्दी से देखिए और मुझे बताइए इसका कवर पेज कब तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो जल्दी है ही, प्रकाशक को भी है। माफी चाहूंगा अमृता जी, दरअसल पहले मैं इसका कंटेंट और भाव को कुछ समझ लूं। आपकी कविता इंटरेस्ट है? हाँ बस इंटरेस्ट है। वैसे मैं कविता, संगीत और चित्रकला को अलग अलग नहीं मानता। ये ललित कलाएं तो आपस में एक दूसरे से घुली मिली ही है। आप तो जानती हैं इन सब की पैदाइश तो दिल से ही होती है। बहुत खूब, लगता है आपको सारी कलाओं में काफी रुचि है। बस ऐसा कीजिए, आप मुझे अपना फोन नंबर और घर का पता दे दीजिए। ठीक है। जैसे ही इसका कवर पेज डिजाइन होता है, अप्रूवल के लिए मैं खुद लेकर हाजिर होता हूँ। आप आने की क्यों जरूरत है? ठीक है, फोन नंबर इसमें लिखा है, आप इसे देखिए और मुझे दिला दें। आपके इस बात से और मुझे, आप प्रश्न के क्लू दे रहे हैं मुझे। आप एक प्रिंसिपल हैं, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल है, और हम समझ सकते हैं कि उस पर कितना बोझ होता है। एक पूरा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन लेके, स्टडी लेके, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप इतने व्यस्त रहते हैं अपने जॉब के प्रति, और आपका एक डेडिकेशन भी है, सोसाइटी में एज ए प्रिंसिपल एक नाम भी है, बावजूद उसके आप कैसे निकाल पाते हैं एक कैरेक्टर में? आप खुद बता रहे हैं 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन एक शो के लिए लगते हैं, कैसे कर पाते हैं? बिल्कुल, ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जी। कि अपने जॉब के लिए भी टाइम देना है, परिवार के लिए भी टाइम देना है, दूसरी ज़रूरियात के लिए भी टाइम देना है, और जी थिएटर के लिए भी टाइम देना है। जी जी। तो जो चूँकि थिएटर 2 प्रकार के हैं, और हमारे यहाँ जो थिएटर है वो प्रोफेशनल थिएटर नहीं। प्रोफेशनल थिएटर में एक आर्टिस्ट को दिन भर काम करना पड़ता है और उसका काम वही है। यहाँ जो थिएटर है वो एमेच्योर इसलिए कि वो शौकिया थिएटर है, शौकिया ही ज़्यादा है। हाँ, तो अब चूंकि ये रुचि है, तो रुचि के लिए व्यक्ति जब टाइम निकालता है तो वो रिलैक्स हो जाता है। जैसे कई कुछ लोग किताब पढ़ने में रुचि रखते हैं, कुछ लोग
कुछ ऐसे कार्य कर लेते हैं कि कोई धूम्रपान कर रहा है, वो उसकी रुचि है। बहुत बेहतरीन आपने इसका लेकिन हमारी रुचि ये है कि वो थिएटर करना है। थिएटर तो थिएटर करना है, जब रुचि के काम में आते हैं तो बाकी सारे काम मॉर्निंग से आप मेंटली टाइम टेबल में उसको डाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि इतने बजे से इतने बजे तक ये करना ही है। आपके नाटक की एक क्लिपिंग हमारे पास है, देख लेते हैं जी। आज इस पराजय की वेला में पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया कहां, सब के सब कैसे उतर आए अपनी धुरी से आज, एक एक कर सारे पहिए है उतर गए जिससे, वो बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो, क्या तुम हो प्रभु। जई साहब, एक प्रश्न थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है, जो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कंट्रोवर्शियल है, लेकिन कुछ बात उस पर हो सकती है। जनरली हमने देखा है, जैसे आपने कहा अमेच्योर थिएटर हमारे जोधपुर में है, लेकिन एक चीज़ जो हमने व्यक्तिगत भी देखी और शायद आपने तो रोज़ ही नोट की होगी कि हमारे यहाँ एक तो स्टडी की हैबिट नहीं है, नाटकों की चर्चा नहीं होती। हम जब टाउन हॉल या कहीं अदर देन नाटक बैठते हैं या गोष्ठी करते हैं, तो जनरली मैंने देखा है जो बड़े शहर हैं, दिल्ली है जहाँ थिएटर की एक बहुत अच्छी दीर्घ परंपरा है, वहाँ पर हर बार हम जब बैठते हैं तो नाटक पे बात होती है, स्टडी पे बात होती है, और नेक्स्ट आप क्या दे रहे हैं, क्या तैयारी, उस पे बात होती है। ये क्या है, ये माहौल कैसे, चूँकि आप तो बहुत एक समर्पित हैं, ये माहौल आज की पीढ़ी में धीरे धीरे मुट्ठी से सूखी रेत की तरह निकलता जा रहा है। अच्छा, पहले के काल में, आज से एक दशक पहले चले जाएं, 1.5 दशक पहले चले जाएं, 15-16 साल पहले तक ये माहौल था जी, कि जब आर्टिस्ट या साहित्यकार या चर्चा करने वाले लोग या अदबी दोस्त जब मिलते हैं, तो अदबी दोस्त मिलते हैं तो अदब पे बात करते हैं, जब पुस्तक मित्र मिलते हैं तो पुस्तक पर चर्चा करते हैं, थिएटर के लोग मिलते हैं तो थिएटर पर बात करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते। क्योंकि थिएटर या किसी प्ले पर बात करते करते, क्योंकि सबका अपना अपना एक अलग क्राइटेरिया है, तो एक क्राइटेरिया जब दूसरे क्राइटेरिया से मैच नहीं करता, तो फिर बजाय किसी कंट्रोवर्सी में पड़ने के लोग शांत रहना ज़्यादा उचित समझते हैं कि अब इस पे चर्चा ना करें तो बेहतर है। आपने बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दिया। ज़रूरी भी है। चलिए जई साहब, आप बहुत से ऐसे हैं कैरेक्टर जिसका मतलब हम अगर बात करें तो आप क्या सोचते हैं एज ए आर्टिस्ट, लोगों का आजकल जैसे हमारे जो छोटे शहर हैं, पहले तो नाटक के परंपरा को बांधे रखना, नाटक की परंपरा को कायम रखना भी एक चैलेंज है आर्टिस्ट के लिए। बिल्कुल है ना। जैसे अभी हमने खबर पड़ी थी कि एक हॉल अवेलेबल नहीं है, तो नाटक वालों का एक विराम सा लगता जा रहा है कि वो क्या करें। उसी तरह से जो हमारे दर्शक हैं, अभी तो हम यही जूझ रहे हैं कि कलाकार क्या करें। जो हमारे दर्शक वर्ग हैं उनको थिएटर की तरफ खिंचाओ, जो कि बहुत कम कल्चर है, और नाटक दिखाने की तरफ तो और भी कम है। तो क्या आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए ऐसा? बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने कि दर्शक थिएटर से दूर होते जा रहे हैं, या यूं कहें कि अच्छे नाटक प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं, ये भी इसका एक कारण हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जोधपुर की समृद्ध परंपरा रही है कि यहाँ पूरे देश से, पूरे मुल्क से, अलग अलग स्थानों से नाटकों का प्रदर्शन हुआ है, लेकिन कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से दर्शक सारे नाटकों में नहीं आ पाते। यहाँ का जो प्रसिद्ध ओम शिवपुरी नाट्य समारोह होता है, उसमें हॉल खचाखच भरा रहता है, लेकिन अन्य समारोह में दर्शक वहाँ पर आ नहीं पाते, क्योंकि
वहाँ तक ये बात इस्टेब्लिश नहीं हो पाई कि नाटक अच्छा होगा या नहीं होगा, तो नाटक की स्तरीयता भी निर्भर करती है। फिर अलग अलग एज ग्रुप को लें तो कई ऐसे प्लेज होते हैं जिसमें छात्रों की भरमार होती है, तो वहाँ पर दर्शक काफ़ी अधिक संख्या में आते हैं। या कुछ सीरियस प्ले होते हैं तो वहाँ दर्शक ऑटोमेटिकली टूट जाते हैं। हालांकि यहाँ दर्शकों को जोड़ने के लिए नाटकों में मैक्सिमम एंट्री फ्री रखी जाती है। हालांकि जैसा कि आप दिल्ली या बॉम्बे या बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, वहाँ टिकट से भी बाकायदा टिकट होते हैं, 200 रुपये, 250 रुपये, और बहुत अनुशासन होता है, एंट्री के भी कई नियम है। और उसमें भी हॉल पूरी तरह से भरा रहता है। और अगर आप छोड़ के चले गए तो वापस एंट्री नहीं है, वापस एंट्री नहीं हाँ, करने इस तरह के हैं। पर वो चलिए, वो कल्चर आने में बहुत टाइम यहाँ वो कल्चर नहीं है, फ्री एंट्री है, बावजूद इसके दर्शक पूरी तरह से नहीं जुड़ पाते हैं। तो ये सभी कलाकारों को और प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं चलो, को एक थिएटर के चाहिए। बहुत सीनियर कलाकार हैं, खुद अभिनेता भी हैं, लेखक भी हैं, पोइट भी हैं। कमलेश तिवारी साहब हमसे जुड़ गए हैं। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहना चाहेंगे जई साहब के बारे में? नमस्ते। आज से लगभग 22 साल पहले, यानी कि सन 2000 में, मैं पहली बार जई साहब, जिनका पूरा नाम मज़ाहिर सुल्तान जई है, इनसे मिला। तो आज से 22 साल पहले जब मैंने इनसे मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने मेरे को मेरे थिएटर के बारे में बताया और मुझे ये कहा कि मैंने आपका वो नाटक देखा था, चरणदास चोर देखा, मैंने आपका महाभोज नाटक देखा, मैंने आपका नाटक अंधा युग देखा। इस तरह से इन्होंने मेरे को मेरे उन नाटकों के बारे में बताया जो इन्होंने देखे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा, आपने ये सारे नाटक देखे हैं और आपसे मेरी जान पहचान भी नहीं। तब इन्होंने बताया कि वे लगातार थिएटर देखने वाले हैं और जब मैं उनके संपर्क में ज़्यादा आया तो मुझे पता चला कि वे उर्दू भाषा पे अपना बहुत अच्छा कमांड रखते हैं। उर्दू इनकी ज़ुबान बहुत साफ़ है, इनका उच्चारण बहुत ही अच्छा है। तो जब ऐसी चीज़ें मैंने देखी, शेर व शायरी में भी आपकी बहुत रुचि है, तो मैंने इनसे कहा कि आपको भी थिएटर से जुड़ना चाहिए। उन दिनों हम लोग नादिर शाह नाम का एक नाटक कर रहे थे, तो मैंने जई सर से ये कहा कि आप चलिए हमारे साथ और आप भी थिएटर से जुड़िए। तो मुझे याद है वो पहला नाटक है जिससे कि ये जुड़े और मंच पर इन्होंने पहली बार कोई भूमिका की। उसके बाद से इन्होंने निरंतर रंगमंच से जुड़कर बहुत सारे अच्छे नाटक और बहुत सारे अच्छे किरदार निभाए। लेकिन यहाँ मैं एक दूसरी बात करना चाहूँगा जो इनके रंगमंच के जीवन से जुड़ी हुई है। आपने रंगमंच में एक नवाचार किया है जिसका नाम है थिएटर इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में रंगमंच। छोटे बच्चों को रंगमंच के माध्यम से किस प्रकार अंग्रेजी, गणित और विज्ञान जैसे दुरूह विषय पढ़ाए जा सकते हैं, जो कि आमतौर पे कक्ष में जिनका शिक्षण बहुत ही नीरस होता है, इसका प्रयोग इन्होंने, इनकी एक संस्था है BNKVS ग्रुप ऑफ थिएटर सोसाइटी, उसके माध्यम से किया। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि बाड़मेर के लगभग 62 राजकीय विद्यालयों में, जो कि बहुत ही रिमोट एरिया में आए हुए हैं, उनकी स्कूलों में जाकर इन्होंने उस नवाचार का प्रयोग किया और बच्चों को अंग्रेजी, गणित और विज्ञान पढ़ाया। इस दिशा में आप बहुत सफल रहे और इन्हें कई स्थानीय और प्रदेश स्तर के अवार्ड भी इस दिशा में मिले। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। आप इसी तरीके से रंगमंच करते जाएं और रंगमंच की दिशा में इसके नवाचारों से जुड़कर समाज को भी लाभ मिले, ऐसी ही मेरी शुभकामना है। थैंक यू सर, थैंक यू। जई साहब, आपने जो नाटकों की बात करी और नाटकों में बहुत अभिनय भी किया है, लेकिन आपके कुछ, आपने राजस्थानी फिल्मों में भी और शायद हिंदी फिल्मों में भी और कुछ शायद वीडियोज में, एल्बम में भी काम किया है। तो वो जो एक अलग विधा है, तो दोनों विधा में आपको क्या उस समय फील होता है या क्या अंतर आप बताना चाहेंगे?
दोनों ही विधाएं बिल्कुल अलग अलग हैं। नाटक में समग्र रूप से ये कहें कि हमें उस 1.5 घंटे में, उस 2 घंटे में पूरी जान फूंकनी होती है, पूरी एनर्जी, पूरा कंसंट्रेशन, वो सारी चीज़ें एकजुट करके प्रस्तुत करनी होती है। जबकि फिल्मों में ऐसा नहीं होता। फिल्मों में कैमरे के सामने 1 या 2 डायलॉग हुए, उसके बाद फिर ब्रेक हो जाता है, चेंज होता है, तो उसमें काफ़ी वक्त मिल जाता है मेंटली प्रिपेयर होने का। लेकिन वहाँ प्ले के अंदर ऑन स्टेज पूरी तरह से फ्रॉम A to Z आपको प्रिपेयर ही रहना पड़ता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ कमलेश तिवारी जी का, आपको बीच में टोकते हुए, मुझे स्टेज पर लाने का जो सबसे बड़ा श्रेय है वो कमलेश तिवारी जी को ही जाता है। इसीलिए हमने उनको कॉल किया था। नमस्ते। आदाब, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया, आपने हमें पहचाना? माँ बदौलत आपको पहचानने की कोशिश कर रही है। हमने आपको कहाँ देखा है? आप धनी राम है ना? तुम्हें पता है हम धनी राम नहीं, बादशाह धनी राम है। बिल्कुल ठीक। वंडरफुल, वंडरफुल। क्या वंडरफुल? पिछले हफ्ते हमने आपका ऑपरेशन किया था। ओह हाँ, दिन याद कब था? याद आया। माँ बदौलत आपके काम से बेहद खुश हुई। आपको जरूर इनाम और इकराम से नवाजा जाएगा। माफ कीजिए, हम इनाम के लिए नहीं आए थे, हम तो सिर्फ ये देखने आए थे कि हमारा ऑपरेशन कितना कामयाब रहा। आपकी जो बादशाह का दिल लगाया था वो किस प्रकार से काम कर रहा है। हमें इनाम नहीं चाहिए। आपने हमारे इनाम और इकराम से इनकार करके हमारी तौहीन की है। बादशाह सलामत, इस तौहीन के लिए हम माफी चाहते हैं। माफ किया। बादशाह सलामत को दफ्तर जाना है कि नहीं? शुक्रिया बेगम, आपने हमें याद दिलवा दिया। हमें दफ्तर जाना है, हमें देरी हो रही है। माँ बदौलत अब दफ्तर जाएंगे। बेगम, आप हमारे शाही मेहमान हैं। इनके खातिर तवज्जो में कोई कोरो कसर नहीं रहना चाहिए। बेटी, देखा आपने हमारे फन का कमाल। अब ये बिल्कुल बादशाह हो गए हैं। आपको भी अपनी बेगम कहते हैं। बेगम? क्या करूं बेगम? बेगम? अरे नाम में दम कर दिया है जब से दिल लगा है। अरे कहाँ कंजूस और कहाँ बादशाह। तुम हंस रहे हो, मजाक सूझ रहा है। अरे 20-25 हजार की तनख्वाह पाने वाले को तुमने बादशाह का दिल लगा दिया, वो घर उड़ाने लगेगा। आप तो खामखा नाराज हो रही हैं। हम तो वही माल देते हैं जो ग्राहक मांगता है। आप बिल्कुल तुम बताओ, वापस दिल बदल सकते हो? देखिए, उसूल के मुताबिक 2 साल से पहले हम दिल नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते? जी नहीं, ऑपरेशन नहीं हो सकता। नहीं बदल सकते? बिल्कुल नहीं। ये सब सफ़र चलता है, लेकिन आपको क्या व्यक्ति के रूप में, एक व्यक्ति अभिनेता के रूप में, या चाहे फिल्मों में कैरेक्टर हो, नाटक में कैरेक्टर हो, आपको कौन सा जोनर पसंद है? थिएटर नेचुरल। मैंने अलग अलग प्रकार के प्ले किए हैं। जैसा कि डॉक्टर S.P. रंगा साहब ने बताया कि सीरियस कैरेक्टर भी हुए हैं, कॉमेडी भी हुई है, और राजस्थानी प्ले भी हुए हैं। तो उन सब के जो प्रकार हैं, जोनर हैं, वो पूरी तरह से अलग अलग हैं। अभिनेता को सबके अंदर काम करने के अवसर मिलने चाहिए, और जब अवसर मिले तो उसको बखूबी निभाना चाहिए। वेरी गुड। आपका सपना क्या है? हर व्यक्ति का एज ए आर्टिस्ट एक मंजिल, एक गोल, एक सपना होता है। तो आपका अभिनय के क्षेत्र में क्या सपना है? अभिनय हमें सुकून देता है। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स और करूँ। जैसे पिछले 5-6 साल पहले एक प्ले हुआ था गालिब 1857। तो गालिब का कैरेक्टर है, या
मेरा जो अभी अभिमत है, जिस पर मैं विचार कर रहा हूँ, या जो ये कहें कि मेरी पाइपलाइन में अगर कोई प्ले है तो वो अमीर खुसरो पर भी आधारित है। क्या बात, तो अमीर खुसरो को भी हम करना चाहेंगे। गालिब का अभिनय आपने किया? नहीं, गालिब का मैं नहीं कर पाया, उन दिनों मैं बाहर था, लेकिन यहाँ गालिब प्ले हुआ और मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं उसका हिस्सा नहीं बन सका। नहीं, कोई बात नहीं, बाहर था। बहुत मौके। रमेश बोरा जी ने गालिब का रोल किया था और बहुत अच्छा रोल किया था। गालिब पर सोलो करना चाहते हैं कुछ। अब जो हमारा मोटो है वो कुछ ऐसे सोलो प्लेस करें जिसमें एक आर्टिस्ट हो और उस पूरे किरदार को अच्छी तरह से निभा पाए। ऐसा तो आजकल बहुत कम हो गया है, पहले सोलो बहुत बहुत कम होते। इन्हें गिने थे। फिल्मों में भी एक आध फिल्म होगी, या इसमें भी थिएटर के क्षेत्र में भी अगर हम नाम जो हमने सुना है वो सज्जन जी का ज़्यादा रहा है, जोधपुर के से। बिल्कुल। तो एब्सर्ड ये तो प्ले एक भी बहुत किए बड़ा, हैं हमने। एब्सर्ड में एडवर्ड एल्बी का द जू स्टोरी, उसके 7-8 शो किए हैं। तो जू स्टोरी एक एब्सर्ड प्ले है। उसका हिंदी रूपांतरण आपने किया होगा? हाँ, हिंदी रूपांतरण में किया, इंग्लिश तो नहीं किया। तो वो तो एक बहुत चैलेंज होता है कि क्योंकि हमारा परिवेश नहीं है, परिवेश वो नहीं है, वो यूरोपियन। बिल्कुल। उसको तो और आपको ज़्यादा स्टडी करनी। लेकिन जिस तरह से अब भी जो बीच का कोरोना पीरियड निकला और लोगों ने जो एकाकीपन का अनुभव किया, जो सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उन सबको देखते हुए एब्सर्ड प्ले करना थोड़ा सार्थकता लगी कि किस तरह से जैसे यूरोपियन कंट्रीज में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो स्थितियां बनी थी, लगभग वैसी ही स्थितियां कोरोना पीरियड के बाद भारत में भी बनने लगी। तो इसलिए एक ऐसा एब्सर्ड में डायलॉग की कोई तारतम्यता नहीं होती, जिसको उटपटांग सा कह सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक थीम है और उस थीम में चलते हुए उसके अंत तक पहुंचाना ये एक अभिनेता का दायित्व बनता है। जब आप परेशान हो जाओगे तो लोगों को पैट्रोनाइज करोगे। कभी कभी मैं अपने आप को ठीक तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। दरअसल प्रकाशक होना, लेखक तो हो नहीं। तो रहिए, लेकिन सच तो यही है कि मुझे पैट्रोनाइज किया जा रहा था। फिर ये कहने की जरूरत नहीं। और तो तुम्हारे पसंदीदा लेखक कौन से हैं? बॉडलेयर या मार्क ट्वेन? मैं बहुत से लेखकों को पसंद करता हूँ, या यूँ कहूँ कि मेरी रुचियाँ बहुत उदार हैं। इन दोनों ने बहुत खूब लिखा है। बॉडलेयर ने बिलाशक बड़े साहित्य की रचना की है, लेकिन मार्क ट्वेन आई एम सॉरी। तुम्हें पता है चिड़ियाघर जाने से पहले मैंने क्या किया था? मैंने वॉशिंगटन स्क्वायर से 5वीं सड़क तक रास्ते भर पैदल चल रहा था, रास्ते भर। ओह, तो तुम गांव के रहने वाले हो? नो सर, मैंने वो गांव की तरफ से आने वाली छोटी सी सड़क को चुना था। ये उनमें से वो है जो हमें से काफी लोगों को करना पड़ता है। आई मीन टू से कि कभी कभार हमें सही छोटे रास्ते पर ठीक से वापस आने के लिए एक लंबे रास्ते से गुजरना पड़ता है। मैं समझा तुम गांव के रहने वाले हो। वो भाग्य हमारे। रविवार सुबह रेडियो पर बात था प्रभात राग के बारे में। दोपहर में फिल्म प्रोड्यूसर के साथ हॉलीडे इन में बैठक। कौन सी फिल्म? सुलगता सावन। आग लगा दी भैया। शिवहरी की जगह इस फिल्म में मैं म्यूजिक दे रहा। और शाम को 4 बजे से रिकॉर्डिंग। किस चीज? रामचरितमानस की सुरीले की आवाज में। अद्भुत। खैर, जब आप खाली ही नहीं है तो क्या बात करें, मैं चलता हूँ। नमस्कार। ऐसी भी क्या बात है, रिकॉर्डिंग कैंसिल भी की जा सकती है। नहीं, कैंसिल क्यों करते हैं? मैं कोई और इंतजाम कर। अरे साहब, रामचरितमानस रिकॉर्ड करने में काफी समय लगेगा, ये एक दिन का काम नहीं है। आप तो अपने और मेरे मतलब की बात कीजिए। जी साहब, आप आ जाए, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। हाँ, आएंगे क्यों नहीं, वैसे लेने के लिए किसे भेजेंगे? हाँ, आधे घंटे पहले हम रिक्शे वाले को भेज देंगे, वही आपको छोड़ भी देगा। रिक्शा? जी, दरअसल हम बहुत गरीब हैं, अपने अनाथ आश्रम का वार्षिक समारोह कर रहे हैं। मेरे लिए क्या सोचा है? आप आए, कुछ सुनाए, बस यही सोचा। खैर, आएंगे तो कुछ न कुछ तो सुनाएंगे जी। नकुल नारायण है, इन्हें क्या देंगे आप? मैं देने वाला भला कौन होता हूँ,
देने वाला तो सब ऊपर वाला है। फिर भी कुछ पुष्पम पत्रम। 2000 रुपये तय किए हैं हमारी संस्था। और संगत कलाकारों के लिए? ये संगत कलाकारों के लिए ही तो है। और मेरे लिए? भगवान का दिया आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ होगा। एब्सर्ड प्ले में कभी कभी थीम गौण होती है, लेकिन एक थीम लेके चलना पड़ता है जी। जो दर्शक, कई बार बहुत से दर्शक होते हैं वो थीम से ही जुड़े रहते हैं। हाँ। तो हमें वो भी निर्वहन उसको करना भी है। मेंटेन करना है। एक बहुत हमारे बेहतरीन कलाकार हैं जो फिल्मों में भी काफ़ी काम कर रहे हैं और राजस्थान के बहुत बड़े अभिनेता भी हैं। शहजोर अली हमारे साथ जुड़ गए। शहजोर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ज़ई साहब के बारे में क्या सर कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं शहजोर अली, जयपुर रंगमंच से। मैं रंगमंच में करीब 1983 से जुड़ा हुआ हूँ, चिल्ड्रन थिएटर से। ज़ई साहब से मेरी मुलाकात 1992 में हुई थी जोधपुर में, जब पहली बार ओम शुभुर फेस्टिवल नाट्य समारोह शुरू हुआ था। जयपुर से हम लोग सरताज नारायण सर के निर्देशन में नाटक से सत्य पाषाण लेके गए हुए थे। उस वक्त ज़ई साहब भी वहीं मौजूद थे। नाटक देखने के बाद ज़ई साहब से मुलाकात हुई तो ज़ई साहब ने ऐसे बात की जैसे शायद वो मुझे काफ़ी सालों से जानते हैं और उनका ये व्यवहार आज तक बना हुआ है। मैं जोधपुर जब भी जाता हूँ, मालूम पड़ता है उनको कि मैं जोधपुर आ गया, तो तुरंत उनका फ़ोन आता है कि शहजोर तुम जोधपुर में आए हो? मैं आ रहा हूँ। और सीधे जहाँ कहीं भी मैं रुकाता हूँ, चाहे टाउन हॉल में रुका हुआ हूँ, चाहे किसी होटल में रुके हुए हम लोग, वो कहते हैं यहाँ रुकने की क्या ज़रूरत है, होटल में मेरे घर चलो, मेरे घर रुको। ठीक है, हम कहते हैं यहाँ के टीम के साथ में आए हुए हैं, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं, जोधपुर अगर आए हो तो एक दिन रुक के जाओगे। तो ऐसा उनसे रिश्ता बना हुआ है। और ज़ई साहब के नाटक, उनकी एक्टिंग, वाह, कमाल करते हैं। ये मैं पीछे से बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब भी उनके नाटक देखे मैंने, बहुत अच्छे लगे। मेहनतकश इंसान, मतलब वो रिहर्सल को भी इस तरह से, जब रिहर्सल हम लोग करते थे, जब मैं उनकी रिहर्सल देखने एक बार जोधपुर टाउन हॉल गया था नाटक की, तो वो बंदा स्टेज के बाहर कुछ और स्टेज पे कुछ और ही नज़र आता है। कि लगता है क्या अभिनेता है यार आदमी। 2 सेकंड में, 2 मिनट में अपने करैक्टर को अपने आप में निकाल लेना, ये कला को इनसे सीखे। ज़ई साहब का भी नाटक मैंने थोड़े दिन पहले जयपुर में देखा था, वापस ही जब जयपुर आए थे वो, तो उनसे मुलाकात हुई मेरी। उनका नाटक देखा, देख के मैं कि ज़ई साहब आप करते क्या हो यार, ऐसे कैसे करते हो, ऐसा क्या है? तो वो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं यार शहजोर भाई कुछ नहीं, बस एक आप लोगों को प्यार है जो मुझे इस तरह से अच्छा काम करने पर मजबूर करता है। तो ऐसे हमारे ज़ई साहब जो है मेहमान नवाजी बड़े अच्छे शौकीन हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ज़ई साहब, जैसे एक बहुत सामान्य कैरेक्टर होता है कई नाटकों में, आपने तो बड़े बड़े, लेकिन जैसे अभी आपने कहा गालिब का थोड़ा सा लीक से हटके है। बिल्कुल। और अभी आप अमीर खुसरो करना चाह रहे हैं, वो तो और हटके है। तो अमीर खुसरो के बारे में बहुत लिटरेचर भी है, लेकिन वो खुद एक व्यक्ति अमीर खुसरो कैसे थे, क्या उनका परिवेश था, कैसे उनकी चाल वगैरह और जो बॉडी लैंग्वेज, ये सब को अवेलेबिलिटी नहीं होती तो भी हमें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, जो कि हमारे यहाँ कम है। लेकिन आप एक सुलझे हुए अभिनेता हैं, तो पढ़ने से मिल जाता है, क्योंकि उर्दू में और फारसी में उनका लिटरेचर है। उर्दू में बहुत ज़्यादा है, तो उसको अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ। अमीर खुसरो का खुद का जीवन क्या रहा, प्रारंभिक जीवन क्या रहा, उसके बाद हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के संपर्क में आने पर उसमें किस तरह से बदलाव आए, और बदलाव के बाद किस तरह से सूफिज्म को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ये उसकी वन लाइन रहेगी। तो ऐसा हमारा सोचना है कि अमीर खुसरो ने जो लाइफ में जो चेंज लिया है,
उस चेंज को हाईलाइट कर सकें, ताकि लोगों का जो रुझान है सूफीज़्म को समझने का, वो समझ सकें, आध्यात्म की ओर बढ़ सकें, रूहानियत की ओर बढ़ सकें। क्या बात जिस तरह से आज रूहानियत से दूर होकर इंसान नफ्सियात की तरफ, जिनसी नफ्सियात की तरफ बढ़ रहा है, तो वहाँ उसको समझ पैदा हो सके कि ये चीज़ दुनियादारी की बिल्कुल गौण है, इससे हटकर रूहानियत बिल्कुल डिफरेंट चीज़। काफ़ी अभी तो जो कोरोना पीरियड में ये लोगों को काफ़ी समझ में भी आया है कि ज़िंदगी, पैसा अपने वो वहीं हैं, दूर हो जाते हैं, और ज़िंदगी एक अपने आप में चैलेंज बन जाती है। ये पीरियड काफ़ी समझ में आया, लेकिन थोड़ा सा आदमी भूलता जल्दी है, और वो ज़रूरी भी है और ज़रूरी भी नहीं है, दोनों बातें हैं। हमने बाल नाटकों में भी काफी काम किया। आपके सवाल को मैं बीच में नहीं बिल्कुल अच्छा आप बताइए। उसमें हमारा संबंध बच्चों से डायरेक्ट रहता है। हमारे कमलेश जी काफी लिखते रहते हैं, प्रिंसिपल हैं, उन्होंने बाल साहित्य पे काफी लिखा है उन्होंने। बिल्कुल बच्चों के लिए पुस्तक भी प्रकाशित की, बच्चों की कहानियां प्रकाशित की हैं। तो बाल नाटकों में कमलेश जी ने और हमने और हमारे कई दोस्तों ने मिलकर जो राजस्थान का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में फ्रॉम क्लास 6, 7th और 8th की इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस के सारे चैप्टर्स जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, उन सबको ड्रामेटाइज कर दिया। वाह, क्या बात है, बहुत। और ना सिर्फ ड्रामेटाइज किया, उसकी किताब भी छपवाई, और बाकायदा एक्सपेरिमेंट उन सारे बच्चों पे, उन सारे प्लेस का हम कर चुके हैं मिलकर। ये काम बाल तो बहुत सरलीकरण हो गया, यानी पाठ्यक्रम का भी, और उसमें एक रोचकता आपने समावेश कर दी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइंस में चैप्टर है परावर्तन। परावर्तन। अब उस परावर्तन को कैसे पढ़ाना है, तो उसकी एक स्टोरी लाइन जोड़ी। उस स्टोरी लाइन के बाद उसके कंटेंट को डायलॉग में पिरोकर उसका एक प्ले बना दिया। इसी प्रकार मैथमेटिक्स से सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इंग्लिश के प्ले हैं। तो वो सब बच्चों के साथ करने में बड़ा आनंद आता है, जिसको बाल नाटक के साथ। आपके एक और साथी जुड़ गए हमारे साथ, उनका हम स्वागत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? MS जई साहब को मैं तकरीबन बचपन से जानता हूँ, और जब पहली मर्तबा मुझे ये बात मालूम हुई, मेरे इल्म आई कि जई साहब थिएटर करने लगे हैं, तो एक हल्का सा मुझे शौक लगा, झटका लगा कि जई साहब थिएटर भी कर सकते हैं क्या। क्योंकि इस तरह की उनका ये तो पहलू मेरे सामने था कि वो अदब से शगफ रखते हैं, पढ़ने पढ़ाने के शौकीन है, लेकिन एक्टिंग के साथ में उनका ये मामला है, मुझे अंदाज़ा नहीं था। अच्छा, मैं वैसे खाकसार खुद उर्दू अदब का तालिब इल्म है, तो इस ताल्लुक़ से थिएटर से मेरा कोई ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा, लेकिन मैं अक्सर ड्रामे वगैरह देखता रहा हूँ और मुसलसल देखता रहा हूँ। लेकिन जब मैंने जई साहब को पहली मर्तबा देखा तो मुझे देखकर अच्छा लगा, और बहुत सारे ड्रामे और बहुत सारी चीज़ें मुझे याद भी हैं। मुझे लगता है कि थिएटर में जो काम मुश्किल है वो कॉमेडी का है। उन्होंने डॉक्टर के रोल में जो कॉमेडी का पार्ट अदा किया था, या कॉमेडी के रोल में डॉक्टर का पार्ट अदा किया था, एक दिल वाला कोई वैसा ड्रामा था, उसमें उनका जो टाइमिंग था वो बहुत अच्छा था। इसके अलावा उन्होंने जो साहिर वाला, जो अमृता प्रीतम पर आधारित जो एक नाटक था, उसमें जो इमरोज़ का रोल प्ले किया था, उसमें भी उन्होंने जो स्लो और इमरोज़ की जो एक्टिंग से पेंटिंग से मुताल्लिक जो जिस तरह से अदायगी की थी, वो भी मुतासिर करने वाली थी। जई साहब को बहुत सालों से जानती हूँ, बहुत सारा काम किया इनके साथ में, कई सारे नाटक किए हमने। अंधा युग है, बेगम अख्तर है, और अमृता प्रीतम के साथ जो किया, दूसरे भी कई सारे प्रोजेक्ट्स में इनके साथ रहे। बहुत ही सहज और कोऑपरेट करते हैं। और एक ख़ास बात ये भी है कि जब भी हम कोई स्क्रिप्ट को डिस्कस करते हैं, तो कई सारे ऐसे रोल्स होते हैं, ये भी वो कर लेंगे, ये भी वो कर लेंगे, ये भी वो कर लेंगे। मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो ज़्यादातर हर रोल में अपने आप को ढाल लेती है। तो उनका लगभग मेरे सभी नाटकों में उनका साथ रहा है। और एक और ख़ास बात वो ये भी है कि जब भी, चाहे रात के 10 भी बजे, 11 भी बजे, कभी कोई प्रॉब्लम आती है हमें
लैंग्वेज में, उर्दू में या हिंदी में, या कभी कोई शेर के बारे में बात करनी है, उसका मीनिंग समझना, तो सबसे पहले जो फ़ोन जाता है वो ज़ई साहब को जाता है कि ये शेर किसका है, क्या है, इसके मायने क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो एक तरह से संकट मोचक का काम भी वो करते हैं हमारे लिए। सो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करना, क्योंकि एक अच्छा सा रैपो बन गया है आपस में, और अच्छा लगता है उनके साथ काम करना। ज़ई साहब, हम आपसे ऐसा लगता है कि सफ़र चलता रहे, चूँकि घड़ी इशारा कर रही है। बहरहाल एक प्रश्न जो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपके बारे में कुछ हमने गोपनीय खबरें ली है कि आप प्रिंसिपल हैं, और इतने बड़े पद पे होते हुए भी आप में जो डाउन टू अर्थ है, सहजता, सरलता है। कई काम ऐसे होते हैं जो कहने को कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन आप उसे बड़े गुप्त तरीके से और चुपचाप खुद हाथ से करते हैं, जो कि कई बार हमने देखा है कि आपने अपने स्कूल की सफाई भी की है, जो कि ऐसा बहुत कम है, और एक ये उदाहरण है हमारे लोगों के लिए जो इस पद पे हैं। बिल्कुल सही एग्जाम्पल आप निकाल के लाए हैं। हालांकि हम प्रदर्शित बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन अब चूंकि ये मुझे 14वां स्कूल मिला था, मेरी ट्रांसफ़र भी बहुत हुई, और जहाँ भी हम रहे अच्छा करने का प्रयास किया। ये छोटा सा स्कूल था जहाँ रंग रोगन नहीं था, जहाँ हरियाली नहीं थी, जहाँ पौधे नहीं थे, जहाँ ये आपने सोचा, ये बड़ी बात है। उन सबको कलेक्ट करते हुए पौधे भी वहाँ पर डेवलप किए, गमले लगाए, इवन कलर तक किया, अलग डिफरेंट टाइप का लुक लगने के लिए पिलर्स पर अलग अलग प्रकार के रंग भी किए। तो जो कोरोना पीरियड था उसमें हमारे पास काफ़ी वक्त था, और उस वक्त का यूटिलाइजेशन, तो वहाँ प्रिंसिपल पद को अलग रखकर अपने अंतरात्मा से जो प्रश्न उठता है कि जहाँ हम काम कर रहे हैं, जो हमारी कर्मस्थली है, वो एटलीस्ट सुंदर दिखे, वहाँ हमारा मन लगे, काम करने में हमें आनंद प्राप्त हो, जो भी बाहर का व्यक्ति आए अपने आप में आनंद की अनुभूति करे। चलिए, अब हम जाते जाते ये चाहेंगे कि वो यूथ जो अभिनय को एक बहुत या एकाध कोई छोटा मोटा अभिनय करते हैं, किरदार निभाते हैं और सीधा बॉलीवुड का सपना देखने लगते हैं, वो लोग जो अभिनय की दुनिया में आना चाहते हैं, आपका क्या संदेश है कि उन्हें क्या करना चाहिए? ऐसे लोग जो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं और अगर थिएटर को वो एक सीढ़ी बनाकर काम में लेते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। थिएटर अपनी आत्म संतुष्टि के लिए है। इस आत्म संतुष्टि की आनंद की अनुभूति करें। जब आप थिएटर में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो मैं वादा करता हूँ कि आप अपने आप को एक अलग दुनिया में पाएंगे। लेकिन जब फिल्मों की दुनिया में जाते हैं और थिएटर को एक सीढ़ी बनाते हैं, स्टेप बनाते हैं कि यहाँ बस काम में ले लें और उसके बाद आगे चले जाएं, तो ऐसे लोग ज़्यादातर फ्लॉप होने की उनकी संभावना रहती है, और ऐसे में उनमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ने की भी संभावना रहती है। इसलिए मेरी ये सलाह है कि जब आप थिएटर करें तो थिएटर ही करें, और अगर फिल्म लाइन आपका मोटो है तो फिर पूरी तरह से उस फिल्म लाइन के अनुकूल हो जाएं। उतना आपके पास पेशेंस होना चाहिए। एकदम से काम किसी को भी नहीं मिलता है। बड़े बड़े आर्टिस्ट जो NSD क्लियर होते हैं, NSD पास आउट होते हैं, उनको भी एकदम से काम नहीं मिलता है। ब्रेक फिल्मों में नहीं मिल पाता है। ये बाई चांस है, बाई लक है, और जिसके लक भी अच्छे होते हैं, अभिनेता भी होते हैं, तो वो आगे तक निकल पाते हैं। सबके लिए संभावनाएं थिएटर में पूरी तरह से है, फिल्मों में थोड़ी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी गूढ़ बातों को बहुत सरलता से, सहजता से बताया, जो कि आपके व्यक्तित्व की खासियत भी है। ज़ई साहब, हम आपका 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से, हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया आपका, और राइजिंग सिटी देखने वालों का सबका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें इतनी गंभीरता से सुना। थैंक यू सर, थैंक यू। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।